देखो, आज का चैप्टर है हमारा ये बॉन्ड एंड डिटेलिंग का। इस चैप्टर में अगर अब हम देखें कि प्री में कितना आता है और मेंस में कितना आता है, तो वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इस चैप्टर में से बेसिकली जो डिटेलिंग, ये डेवलपमेंट लेंथ तुम देख रहे हो, इसको अभी छोड़ दो, मैं डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, उसके दूसरे पार्ट की। तो डिटेलिंग में सबसे ज्यादा आता है प्री में। सबसे ज्यादा आता है हमारे किसमें, प्री में। डिटेलिंग की बात करें, अभी डिटेलिंग क्या होता है? डिटेलिंग है लाइक मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना दिया जाए, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना दिया जाए, साइज क्या दिया जाए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जितनी भी, उनको हम डिटेलिंग कहते हैं। डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। तो अभी मैं बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ बताऊंगा, देन उसके बाद में मैं कुछ डिटेलिंग वाली चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे जैसे बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। लाइक एक तो डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए आता है, उसको हम एलडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्री और मेंस दोनों में आता है। छोटा सा क्वेश्चन आएगा प्री में भी और मेंस में भी। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी मार्क्स के इंपॉर्टेंस की बात करूँ, तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता नहीं है। ठीक है, चलो अभी देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे, अब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी का भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तुम लोग, उसमें कंक्रीट और स्टील दोनों चीजें रहती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब स्टील और तुम्हारा कंक्रीट दोनों चीजें रहती हैं, तो एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है दोनों के बीच में, एक बॉन्डिंग जनरेट होती है दोनों के बीच में। तो वो जो बॉन्डिंग होती है वो किन चीजों की वजह से होती है? वो होता है एक तो अडेशन की वजह से। अडेशन क्या है हमारा? अडेशन होता है स्टील और कंक्रीट के पार्टिकल्स की वजह से अडेशन होगा। दूसरा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से जो बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, एक ही वो है। फिर है मैकेनिकल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे लिखा है रिब्स। अब ये क्या है मैकेनिकल बॉन्ड? देखो, आप लोगों ने जैसे, ये सपोज करो स्टील है, तो इस स्टील के ऊपर आपने इस तरह की लाइंस कुछ देखी होंगी। इनको हम रिब्स बोलते हैं। ये लाइंस आप कभी टच करके देखना, थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, बाहर कोई निकली भी सी होती है, हल्की सी आपको फील होंगी। इनको बोलते हैं रिब्स। तो इनकी बात हो रही है। इन रिब्स की वजह से भी क्या होता है? बॉन्ड बनता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? आपको, आप मान लो कि आपका ये जो स्टील है ये कंक्रीट के अंदर था। मान लो ये कंक्रीट है यहाँ पे इधर। ठीक है, और कंक्रीट के अंदर ये आपका जो है स्टील था। आपने अब क्या किया, इस स्टील को बाहर पुल आउट करने की कोशिश करी, यानी कि बाहर निकालने की कोशिश आपने करी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बाहर आप इसको निकाल नहीं पाओगे। क्यों? उसका रीजन क्या है क्यों नहीं निकाल पाओगे? बिकॉज इसमें अंदर की साइड में एक, क्या लग रहा होगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा होगा जो उसको रोक रहा होगा बाहर निकलने से। ठीक है, इसको निकलने से, स्टील को बाहर निकलने से रोक रहा होगा। तो ये जो अब वो जो रेजिस्टिंग फोर्स, वो जो स्ट्रेस है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। वही हमारा बॉन्ड स्ट्रेस होता है। यानी कि ये जो स्ट्रेंथ है जो रोक करके रखता है उसको, ये हमारा क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस है। अभी जो बॉन्ड है, जो बॉन्डिंग बन रही है, ये होती है दो तरह की। एक होता है एंकरेज बॉन्ड, एक होता है फ्लेक्चरल बॉन्ड। एक एंकरेज बॉन्ड होता है, एक फ्लेक्चरल बॉन्ड होता है। एंकरेज बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से होता है, और फ्लेक्चरल बॉन्ड बेंडिंग की वजह से होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है एंकरेज बॉन्ड, एक होता है फ्लेक्चरल बॉन्ड। जो एंकरेज बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से होता है, और जो फ्लेक्चरल बॉन्ड है वो बेंडिंग की वजह से होता है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एंकरेज बॉन्ड का फॉर्मूला देखूं, बिकॉज यहाँ पे इन्हीं के फॉर्मूले आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले यहाँ पे एंकरेज बॉन्ड का देख लो। एंकरेज बॉन्ड में क्या है? सबसे पहले एंकरेज बॉन्ड होता है डायरेक्ट पुल की वजह से। जैसे ही आप किसी भी रिइंफोर्समेंट पे उसको सीधा सीधा बाहर खींचोगे, तो क्या होगा? एक एंकरेज बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये जो आप लोगों के सामने है बेसिकली, यहाँ पे आप इसको पुल आउट कर रहे हो, तो अभी यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड यहाँ पे अभी काम कर रहा है, वो आपका एंकरेज बॉन्ड है। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहने वाला है एंकरेज बॉन्ड का? देखो, एंकरेज बॉन्ड बेसिकली क्या है? ये जो यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है बाहर, ये जो बाहर आपका पी लोड है, ये जो पी आपको बाहर की तरफ आप पुश कर रहे हो, यही आपका एंकरेज बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली ये पी किसके, कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे जो भी बॉन्ड स्ट्रेस है, तो ये होता है हमारा कपलर। इस कपलर के बारे में बता रहा था। अब आगे देखो, एक हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे कर्टेलमेंट का। ये कर्टेलमेंट क्या होता है? कर्टेलमेंट आप लोगों ने सुना भी होगा। तो कर्टेलमेंट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जिसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो भी रिइंफोर्समेंट है उसको काटते हैं। ठीक है, रिइंफोर्समेंट की जो आपकी लेंथ है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्या रीजन हो सकता है उसको काटने का, वो देख लो। मान लो कि आपकी सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बीम बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या बनाया, एक बीम बना लिया है ये। अब आप लोग जरा एक बात मुझे बताओ, सब लोगों ने सॉम तो पढ़ा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं क्या बना रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लोड के लिए बनाया, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मेरा बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो सेंटर पे मैक्सिमम है और जो एंड से आपके वहां पे कम है ना, वहां पे कम है। देखो कहाँ पे कम है भैया, यहाँ पे ऑलमोस्ट नील, यहाँ पे जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट नील है। तो हमारा अगर हमें रेनफोर्समेंट देना है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे रेनफोर्समेंट ये इस तरीके से देना है, तो हम क्या करते हैं, सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए, बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पे एंड्स पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो है या फिर कहीं कहीं मिनिमम है। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो आपका बेंडिंग मोमेंट जो है अगर वो मिनिमम है, बेंडिंग मोमेंट व्हेन मिनिमम, या तो मिनिमम है या फिर जीरो है, तो उसी केस में आप क्या करते हो, आप रेनफोर्समेंट को काट करके शॉर्ट कर देते हो, छोटा कर देते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा सेक्शन, आपके पैसे बचेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने हिस्से के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, सिर्फ उतने हिस्से के लिए ही हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज होती है, बस ये करते हैं हम। तो इसमें लिख लो कर्टेलमेंट के लिए, तो कर्टेलमेंट क्या है, इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग, द वे ऑफ रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट under the bending moment where bending moment is minimum or zero, minimum or zero for the purpose of achieving, for the purpose of achieving economic design, ये चीज होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कर्टेलमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा कि कर्टेलमेंट भी क्या है। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ फिर। तो हम क्या कर देंगे, 60% इंक्रीज कर देंगे टोबीडी की वैल्यू। उसके अलावा भी देखो, सपोज करो कि ये कंप्रेशन में है, बिकॉज ये वैल्यूज किस में, टेंशन में, अभी ये वैल्यूज है टेंशन वाले। मान लो कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कंप्रेशन का केस ले लिया, तो तब क्या करोगे, तब 25% और बढ़ा दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कंप्रेशन के लिए 25%, 60% HYSD के लिए, ये इस तरीके से बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन जो है मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेस निकालो, कैलकुलेट बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार, एक बार है Fe415। ठीक है, कंप्रेशन में है, अंडर कंप्रेशन, और वो जो है आपकी M30 है, इन M30 कंक्रीट में है, इन M30 कंक्रीट। तो यहाँ पे टॉबिडी निकालना है आपको। टॉबिडी देख लो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो Fe415 के लिए देखो क्या करना है, 60% बढ़ा देना है, ये चीज मैंने अभी जस्ट बताई थी। तो देखो पहले तो M30 के लिए देखो, M30 के लिए वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टॉबिडी की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब Fe415 है तो यानी कि 60% बढ़ा बढ़ा देना, यानी कि 1.6 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देंगे।
अब इसने अंडर कंप्रेशन भी बताया कि कंप्रेशन में, तो अब क्या करना है, उसके लिए 25% बढ़ा देना है, तो यानी कि 1.25 हम यहाँ पे कर देंगे। तो जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3 Newton/mm²। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, डेवलपमेंट लेंथ आपका क्या होता है। अब ये है मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। सर हाँ बताओ। सर ये 1.6 कैसा आया था? अभी कहाँ है ना, 60% बढ़ा देते हैं। तो M30 का 60%। हाँ, वो वैल्यू का 60% बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझे ना, बेसिक मैथमेटिक्स का हाँ सर समझ कैलकुलेशन है। गया। हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ पे डेवलपमेंट है, देखो। अब मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, डेवलपमेंट ने तो आपकी बेसिकली क्या है, ये आपकी मिनिमम लेंथ है रेनफोर्समेंट की, जो कि कंक्रीट के अंदर होगी। ठीक है, मिनिमम लेंथ है रेनफोर्समेंट की जो कंक्रीट के अंदर होगी, ताकि जो आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो बराबर हो जाए आपके रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ के। ठीक है, मिनिमम लेंथ है जो कि कंक्रीट के अंदर है। अब क्या होगा, मिनिमम लेंथ कितनी लेनी है, वो उतनी लेंथ कि आपका जो स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का वो बराबर हो जाएगा स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट के। ठीक है, ये चीज है। देखो यहाँ पे नीचे फिर मैंने लिखा भी हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैसे लेते हैं, अभी जस्ट हमने निकालना सीखा है। तो टॉ बी डी इंटू पाई इंटू फाइव इंटू एल, ये चीज है। देखो अब यहाँ पे उस एल ए यानी कि लीवर आर्म की जगह पे यहाँ पे एल डी आ गया, डेवलपमेंट लेंथ आ गया। इस डेवलपमेंट लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल डी से, एल डी। तो यहाँ पे ये आपका हो गया टॉ बी डी इंटू पाई इंटू फाइव इंटू एल डी इक्वल्स टू रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ कैसे लेते हैं, देखो ये रहा आपका रेनफोर्समेंट Fe415 या 500 या फिर 250। तो यहाँ पे होगा वो 0.87। यहाँ पे आपका ये क्या है, फैक्टर सेफ्टी वाला। अब पाई/5 इंटू पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर कह रहा हूँ, पाई/4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 0.87 Fi, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, रेनफोर्समेंट का स्ट्रेंथ हो गया। तो यहाँ से आप इस तरीके से एलडी का वैल्यू निकाल लोगे, तो एलडी आपका आ जाएगा 0.87 Fi 5/4 टॉ बी डी। ये एलएसएम में है। अगर ये डब्ल्यूएसएम में होता तो फिर आपका फॉर्मूला फिर ये हो जाता, यानी कि फिर आपका फॉर्मूला क्या होता, 5σ/4 टो बी डी। तब आपको फॉर्मूला ये हो जाता अगर ये एलएसएम हो, सॉरी डब्ल्यूएसएम हो। अब यहाँ पे देखो डेवलपमेंट लेंथ के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे अपनी एफ वाई की, एफ वाई आपका क्या होगा 250 है, ठीक है ना। एफ वाई आपका अगर 250 है तो फिर यहाँ पे आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बन जाएगा 45.3। ठीक है, ये बन जाएगा 45.5। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा 415 के लिए 47.015। ऐसे ही 500 के लिए बन जाएगा 56.645। ये चीज आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अब देखो आगे, डेवलपमेंट लेंथ के लिए मैं एक छोटी सी चीज तुम लोगों को बताता हूँ, इसको समझने के लिए एक मैं बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली है क्या। ये यहाँ पे तो मैंने एक रिलेशन तो बताया ही है, इसके अलावा और क्या है ये डेवलपमेंट लेंथ। ये वो लेंथ होती है रेनफोर्समेंट की जिसकी हमें जरूरत पड़ती है कि हमारा जितना भी स्ट्रेस है, जो भी हमारा स्ट्रेस है वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, जितना भी हमारा स्ट्रेस है वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। बात समझ आ रही है, कहां से ट्रांसफर हो जाए, स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाए। तो ये लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। लो ये है, ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पे आगे देखो, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे जैसे हमारा स्टील का ग्रेड बढ़ेगा हमारा डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ेगा हमारा डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जाएगा और हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन देख लो, शेयर के लिए क्या है क्रिटिकल सेक्शन, मतलब क्रिटिकल सेक्शन है जहां पे हमारा फेलियर होगा।
यानी कि शेयर की वजह से फेल होगा। तो देख लो यहाँ पे ये है, यहाँ पे डायगोनल क्रैक आएगा, डायगोनल यानी कि तिरछा, यहाँ पे तिरछा क्रैक आएगा, और डी, डी आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ वाले डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है, शेयर की वजह से ऐसे फेलियर होगा। एक फेलियर ये होगा जहां पे आपके मेन बीम और सेकेंडरी बीम यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी बीम मिलते होंगे, वहां पे फेलियर इस तरीके से होता है। तो ये देखो ये क्या है, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये वाला, ये आपका मेन बीम है, फिर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपके सेकेंडरी बीम है। अब यहाँ पे कैसे फेलियर होगा, देखो लोड जो लग रहा है वो आपके सेकेंडरी बीम पे लग रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है सेकेंडरी बीम पे लोड, ये मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे जो आपका फेलियर होने वाला है वो यहाँ से होने वाला है, ठीक है, यहाँ से होने वाला है, जहां पे आपका लोड लग रहा होगा वहां से डी डिस्टेंस पे फेल हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपका ये है यहाँ पे, अगर इस तरह का कुछ शेप है तो आपका जो फेलियर होगा वो यहाँ से जॉइंट से हो जाएगा, ठीक है, ये जो आपका जॉइंट होगा वहां से फेलियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके डेवलपमेंट लेंथ के कुछ फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले जो फॉर्मूले। तो ये क्या है, पहला फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, एल डी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m1/v प्लस एल नॉट, एक फॉर्मूला आपका ये है। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, एल डी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1.3 m1v प्लस एल नॉट। तो ये दो फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले कहाँ काम आने वाले, देखो ये डेवलपमेंट लेंथ निकालने में ही काम आएंगे, आपको वो यहाँ पे सारी चीज दे देगा, लाइक आपको एम दे देगा, आपका एम क्या है यहाँ पे, मूवमेंट है, ये चीज वो दे देगा आपको, ठीक है। वी आपका क्या है यहाँ पे, शेयर फोर्स है, वी आपका शेयर फोर्स है, यानी कि ये सब चीजें जब वो देख करके कहेगा आपको कि बताओ आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे ये जो एल नोट है ये क्या है, ये देखो एल नोट बेसिकली आपका कन्फाइंड लेंथ कहलाता है। क्या होता है ये कन्फाइंड लेंथ, देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ये जो है आपका सपोर्ट है, ये रहा सपोर्ट। अब इस सपोर्ट के सेंटर से मैं एक लाइन जो है वो पास कर देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लाइन पास कर दी। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे रेनफोर्समेंट डाला था, मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट डाला हुआ था, और रेनफोर्समेंट क्या है, यहाँ से ये रहा रेनफोर्समेंट, ये देखो। तो ये सेंटर से, यहाँ सेंटर से ये जो एक्स्ट्रा आप जो लेंथ देख रहे हो ना जो बाहर निकला हुआ है, ये आपका एल नोट होता है, ये आपका क्या होता है, एल नोट होता है। इसी एल नोट को यहाँ पे हमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये है हमारा एल नोट। और इस एल नोट को हम एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पे एंकरेज लेंथ, ठीक है, इसको समझ लेना। तो जब ये यहाँ सेंटर से आगे होता है तो इस केस को हम कहते हैं कन्फाइंड, कन्फाइंड केस। और जब ये सेंटर से पीछे होता है तो फिर हम इसको कहते हैं अनकन्फाइंड केस, ठीक है। ये चीजें समझ गए आप लोग यहां तक। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए। देखो यहाँ पे सेंटर से आगे जो आपका होगा निकला हुआ, मतलब रेनफोर्समेंट अगर आपका सेंटर से आगे तक निकला हुआ है, सपोर्ट के सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कन्फाइंड केस होता है, ठीक है। और अगर आपका जो रेनफोर्समेंट है वो सेंटर से पीछे, देखो यहाँ पे सेंटर है और ये सेंटर से पीछे, ये आपका रेनफोर्समेंट है यहाँ पे, ठीक है? ये मैं दिखाता हूँ, ये आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, और ये रेनफोर्समेंट क्या है, पीछे है, यहाँ सेंटर से, सेंटर ऑफ द सपोर्ट पीछे है, तो ये अनकन्फाइंड केस है, ठीक है ना, ये चीज। जी सर। ठीक। अच्छा अभी यहाँ पे अब मैं और कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ चीजें आप समझनी है, कर्टेलमेंट क्या होता है, एंकरेज क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से एंकरेज दिया जाता है। तो कुछ कुछ ये चीजें अब हम यहाँ पे समझेंगे। कहीं कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा रेबार, रेबार क्या होता है अभी, जैसे कि ये रेबार है, तो कंफ्यूजन होता है ना कि भाई ये रेबार क्या चीज है। तो ये रेबार जो है बेसिकली आपका ये है रेनफोर्सिंग, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, रेनफोर्सिंग बार कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, यानी कि जो आपका रेनफोर्समेंट है उसी को शॉर्ट फॉर्म में रेबार बोला जाता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एंकरेज बॉन्ड। अब ये एंकरेज बॉन्ड कैसे लेते हैं हम, क्या होता है ये एंकरेज बॉन्ड, अभी हमने एंकरेज का यहाँ पे जिक्र किया ना, तो ये एंकरेज है क्या बेसिकली, तो देखो एंकरेज, ये एंकरेज तब दिया जाता है, एंकरेज लेंथ कह लो। देखो सबसे पहले तो रेनफोर्समेंट समझो, एक मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, चलो ये मैंने यहाँ पे अभी ऐसे समझ लो, ये आपका सपोर्ट है,
और ये आपका यहाँ पे एक बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट देना है, मुझे यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट देना है, मैंने यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया। अब मान लो कि मेरी बार जो थी ये, मतलब जो भी मेरी बीम है, स्ट्रेंथ इतना ही साइज था बस इसका, इतना साइज था। लेकिन अब स्ट्रेंथ के लिए, चूंकि मुझे यहाँ पे क्या देना है, रेनफोर्समेंट देना है, और वो रेनफोर्समेंट जो है उसकी एक लंबाई होगी कुछ, समझ रहे हो बात मेरी कि नहीं, उसकी एक लंबाई होगी ताकि वो एक प्रॉपर स्ट्रेस दे सके, ताकि क्या हो जाए भैया, प्रॉपर स्ट्रेस देगी ना। अभी हमने एक डिस्कस किया था यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट, क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, एक मिनिमम लेंथ होती है कि वो स्ट्रेस को ट्रांसफर कर सके, समझ रहे हो नहीं, तो यानी कि ये तो इतना तो दोगे ना डेवलपमेंट लेंथ। तो मान लो कि आपका जो स्पेस है स्ट्रक्चर का वो इतना नहीं है कि आप पूरा रेनफोर्समेंट यानी कि पूरा डेवलपमेंट लेंथ दे दो। बात मेरी समझो, मान लो आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी देनी थी, 100 mm की देनी थी, और जो आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपकी बीम वगैरह है, सपोज करो कि उसकी जो स्पेन थी वो थी 90 mm। तो अब क्या करोगे, तो या तो डेवलपमेंट लेंथ 100 mm है, लेकिन या तो साइज ही कम हो गया, तो उस केस में हम एंकरेज देते हैं। अब ये एंकरेज क्या होता है फिर, देखो हम क्या करेंगे, यहां से उसको आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है, जैसा भी मैं लेके जा रहा हूँ उसको हम ऐसे आगे तक लेके जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अंदर ऐसे बैंड करवाते हैं उसको, इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो ये होता है एंकरेज। फिर इसी की वजह से बनता है बॉन्ड, वो होता है हमारा एंकरेज बॉन्ड। और ये जो आप देख रहे हो ये होती है हमारी लेंथ, ये क्या होती है, एंकरेज लेंथ हो जाती है। फिर एंकरेज लेंथ, एंकरेज बॉन्ड, ये सब चीजें यहां से आती हैं। तो बात समझ गए ना, जब डेवलपमेंट लेंथ आपका एनफ ना हो तब आप एंकरेज प्रोवाइड करते हो। क्लियर हुआ ये चीज, ये एमसीक्यू में आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, when development length is not enough, not enough, या फिर कह लो कि is not possible to provide, is not possible to provide, then anchorage length is provided, then anchorage length is provided। आई होप ये चीज सभी को अब क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एंकरेज को हम देते कैसे हैं, एंकरेज शेप्स देखो, अब यहाँ पे एंकरेज की यहाँ पे शेप्स बता देता हूँ। एक यहाँ पे होता है 90 डिग्री बैंड, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री बैंड। ये जो आप देख रहे हो ये आपका रेनफोर्समेंट है, और मैंने इसको बेंड किया हुआ है, और इस बेंड को हम कहते हैं 90 डिग्री बेंड, बिकॉज ये 90 पे बेंड है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ देखो, कहां से कहां तक थी लेंथ आपकी, यहां से अप्रोक्सीमेटली यहां तक थी, इतना ही आपके पास स्पेस था, लेकिन आपने आगे तक प्रोवाइड कर दी, है ना, आपने क्या किया, उसको आगे तक प्रोवाइड कर दिया, तो एक तरीके से कंपनसेट करवा दिया। तो ये जो आगे का हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट एंकरेज। जो हम मानते हैं कि हमने अप्रोक्सीमेटली इतना प्रोवाइड किया, इतना और लेंथ प्रोवाइड कर दिया, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। तो जो इक्विवेलेंट एंकरेज होता है ये होता है 8 फाई के बराबर। अब ये फाई क्या है, ये फाई आपका यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है, ये फाई क्या है, डायमीटर है, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे रेडियस देख लो, 90 बैंड के केस में रेडियस कितना होता है, ये आपका यहाँ पे रेडियस है। और अगर आपका Fe250 है तो यहाँ पे जो आपका रेडियस होगा वो आपका 2 फाई होगा। और अगर आपका Fe415 या फिर 500 है तो जो आपका R है वो यहाँ पे 4 फाई होगा। और ये जो आगे का फर्दर का डिस्टेंस होता है ये भी आपका 4 फाई होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो आपको जो एग्जाम में बताना है वो 8 फाई के बारे में बताना है कि 90 डिग्री बैंड में आपका एंकरेज कितना प्रोवाइड होता है, कितना एंकरेज लेंथ होता है, वो होता है 8 फाई। ये हो गया, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। तो ये हो गया एक 90 डिग्री बैंड, ये सबसे पहला हमारा यहाँ पे रहा है, कौन सा 90 डिग्री बैंड वाला सबसे पहला है 90 डिग्री बैंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे 180 डिग्री बैंड। 180 डिग्री बैंड में क्या होता है, इसको कंप्लीटली बैंड कर दिया जाता है। कंप्लीटली बैंड यानी कि इस तरीके से एक कंप्लीट शेप उसको दे दी जाती है, इस तरीके से। ये आपका 90 डिग्री बैंड होता है। ये बैंड हो चुका है आपका 90 डिग्री। ठीक। अब यहाँ पर देखो रेडियस क्या होगा, इस तरीके से ये जो देख रहे हो आप, जो मैंने अभी ये बनाया, ये आपका रेडियस है। उसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये जो रेड से मैंने अभी बनाया है, ये आपका रेडियस है। ये रेडियस, यहाँ पे रेडियस कैसे लिया जाता है, सेम फॉर्मूला 2 पाई, सेम फॉर्मूला 4 पाई। 250 के लिए है ये, और ये HYSD के लिए है। HYSD यानी कि 415 और 500 के लिए है। यहाँ पे इक्विवेलेंट एंकरेज की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे ली जाएगी यहां से यहां तक, ये रहा इक्विवेलेंट एंकरेज। और इसका जो इक्विवेलेंट एंकरेज होता है वो तो 16 पाई। एंकरेज इक्वल्स टू 16 पाई, ये हो जाता है। ठीक है, जबकि आपका फाई यहाँ पे ये है आपका यहाँ पे फाई डायामीटर। ठीक, चलो ये चीज हो गई। अच्छा, और अगर मैं इस लेंथ की बात करूं यहां से यहां तक, तो ये 4 पाई होती है। और ये जो आप देख रहे हो, इसको इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं बैंड और हुक। या तो बैंड कह लो या फिर इसको हुक कह लो, ये इसको दो नाम दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इस वाले का आप जरा समझो, 180 डिग्री वाला जो आपका बैंड है, अगर कंप्रेशन लगेगा तो फिर आप इसको नहीं प्रोवाइड करोगे। क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज फिर ये क्रश हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ये आपने इस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया है ऐसे, तो जब यहां से कंप्रेशन प्रोवाइड होगा तो ये आप देख रहे हो ना अभी, यहाँ पे ये ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लोड लग रहा है ना इस तरीके से, तो ये एक तरीके से बकलिंग जैसा केस यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज हो जाती है। तो जब आपका यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन वाला केस होगा, तब आप इसको प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, आई होप ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। दो हमने भी पढ़ा है एंकरेज के बारे में। इसके बाद में अब देख लेते हैं स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग क्या होता है, एक हमारा कॉन्सेप्ट है स्प्लाइसिंग का, ये भी एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्प्लाइसिंग है क्या है। हमारे पास ये मान लो कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है बार का, एक्चुअली में होता ही ये स्टैंडर्ड साइज होता है बार का। हाँ, ये मान लो ये मेरे पास में 2 बार्स है, दो यानी कि स्टील के बार्स है। मान लो मुझे कहीं पर एनफोर्समेंट देना था, उसका साइज जो है जहां पर मुझे एनफोर्समेंट देना था वो बहुत ही बड़ा है। मान लो इतना बड़ा है जितना मैंने अभी बनाया, और इसमें मुझे एनफोर्समेंट डालना है, जबकि मेरे पास में तो साइज इतना ही है एनफोर्समेंट का, स्टील साइज ये है हमारे पास में। तो यानी कि ये तो कम हो गया इससे, यानी कि जहां पे मुझे डालना है स्टील वो बहुत ज्यादा साइज का है। तो अब यहाँ पे ऐसे केस में क्या किया जाता है, हम इसको आपस में जोड़ देते हैं। ये देखो ऐसे यहाँ पे इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ये हम एक जॉइंट बनाएंगे, और इसको जोड़ने के बाद में हम यहाँ पे अंदर रेनफोर्समेंट कर देंगे। तो ये जो हम इसको जोड़ते हैं वही हमारा स्प्लाइसिंग कहलाता है। सभी को बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी देखो, अब यहाँ पे ये स्प्लाइसिंग की कैसे जाती है। तो चलो यहाँ पर डेफिनेशन अगर तुम लोग लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, joining of bars of standard length to get bar of desired length. Bar of desired length is called splicing. ये होता है आपका यहाँ पे स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे स्प्लाइसिंग दिया कैसे जाता है। तो स्प्लाइसिंग के यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि लैपिंग हो गया, आप लैपिंग करा दो, एक लैपिंग होता है। लैपिंग में क्या करते हैं, एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है
ऐसे इस तरीके से एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है। लैपिंग को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे अपने स्टील सब्जेक्ट में, जो अभी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका लैपिंग, इसको हम कहते हैं लैप लेंथ, या आपका यहाँ पे लैप लेंथ, ठीक है। और ये लैप लेंथ कब देते हैं? अगर आपका 32 mm से ज्यादा है तो लैप लेंथ नहीं प्रोवाइड करना है, यानी कि अगर आपके बार का डाया कितना है 32 mm से ज्यादा है तो आपको इसको प्रोवाइड नहीं करना है। इसको मेंशन कर लो, इफ बार डाया greater than 32 mm, then lapping is not required. Is not, चलो ये हो गया, ठीक है। अब लैप लेंथ देख लेते हैं, यहाँ पे लैप लेंथ कैसे लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कुछ केसेस होंगे, जैसे कि सबसे पहला केस हो जाता है हमारे पास यहाँ पे बेंडिंग टेंशन का, ठीक है। बेंडिंग टेंशन का केस होता है, इसमें जो आपका लैप लेंथ है वो मैक्सिमम होता है किसके, या तो आपका एलडी होगा या फिर आपका 35 होगा, ठीक है। मैक्सिमम लेना है आपको। लैप लेंथ आपको देखो, एक चीज समझ लो, लैप लेंथ में मैक्सिमम और मिनिमम जैसा कुछ है नहीं। लैप लेंथ आपका एक फिक्स्ड लेंथ है जो आपको देनी ही देनी है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ, मतलब ये आपको देनी ही देनी है इतनी लेंथ, ठीक है। बस यहाँ पे एक मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आपको इससे ऊपर देना ही है, और वो मिनिमम कितना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपका बेंडिंग टेंशन है तो उसमें इतना दोगे। दूसरा देख लो, अगर आपका डायरेक्ट टेंशन है, डायरेक्ट टेंशन है अगर आपका, तो उसमें जो आप लैप लेंथ दोगे वो दोगे मैक्सिमम ऑफ एलडी, सॉरी 2 LD एंड 35, ये हो जाएगा। और मान लो कि कंप्रेशन है, अगर आपका नेक्स्ट क्या है, कंप्रेशन है, तब आप क्या करेंगे, आपका जो लैप लेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा एलडी के और 24/5, ये चीज होती है, ठीक है। तो अब अगर सपोज जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मिनिमम होता है एक, तो वो मिनिमम क्या है, तो उसके लिए लिख लो नोट, ये होता है स्ट्रेट लेंथ लैपिंग। स्ट्रेट लेंथ लैपिंग शुड बी ग्रेटर देन 15D, 15D से या फिर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। इनसे ज्यादा होना चाहिए, इसको याद रखना, ठीक है। और अगर मान लो कि आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दो डिफरेंट डायमीटर्स के आपके बार से यूज हो रहे हैं, है ना, तो आप कौन सा किसके अकॉर्डिंग लोगे फिर अपना लैप लेंथ, छोटे वाले डायमीटर के अकॉर्डिंग लोगे। यहाँ पे भी लिख लो 4 bars of unequal dia, 4 bars of unequal dia, lap length is calculated corresponding to bar of smaller dia। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट देख लो, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं वेल्डिंग। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा अभी लैपिंग, नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में स्मॉलर वाले होते हैं ना, स्मॉलर डाया वाले, उनको हम प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब स्मॉलर डाया वाले जितने बार्स होंगे उन पे वेल्डिंग नहीं करते हैं, जो बड़े डायमीटर वाले होते हैं उन्हीं पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में होता है कपलर। कपलर एक जॉइंट की तरह होता है, कैसा होता है कपलर वो देख लेते हैं। मान लो कि ये है हमारे पास में दो स्टील, तो यहाँ
ऊपर में एक हम क्या लगाते हैं, एक तरीके से समझ लो कि स्टेपलर टाइप चीज लगा देते हैं, ये होता है हमारा कपलर। तो ये कपलर होता है, ठीक है, ये चीज। तो ये होता है हमारा कपलर, इस कपलर के बारे में बता रहा था। अब आगे देखो, एक हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे कर्टेलमेंट का। ये कर्टेलमेंट क्या होता है? कर्टेलमेंट आप लोगों ने सुना भी होगा। तो कर्टेलमेंट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो भी रिइंफोर्समेंट है उसको काटते हैं, ठीक है। रिइंफोर्समेंट की जो आपकी लेंथ है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्या रीजन हो सकता है उसको काटने का, वो देख लो। मान लो कि आपकी सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बीम बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या बनाया, एक बीम बना लिया है ये। अब आप लोग जरा एक बात मुझे बताओ, सब लोगों ने सॉम तो पढ़ा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं क्या बना रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सपोज करो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लोड के लिए बनाया, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मेरा बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो सेंटर पे मैक्सिमम है और जो एंड से आपके वहां पे कम है ना, वहां पे कम है। देखो कहाँ पे कम है भैया, यहाँ पे ऑलमोस्ट नील, यहाँ पे जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट नील है। तो हमारा अगर हमें रेनफोर्समेंट देना है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे रेनफोर्समेंट ये इस तरीके से देना है, तो हम क्या करते हैं, सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए, बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पे एंड्स पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो है या फिर कहीं कहीं मिनिमम है। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो आपका बेंडिंग मोमेंट जो है अगर वो मिनिमम है, बेंडिंग मोमेंट व्हेन मिनिमम, या तो मिनिमम है या फिर जीरो है, तो उसी केस में आप क्या करते हो, आप रेनफोर्समेंट को काट करके शॉर्ट कर देते हो, छोटा कर देते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा सेक्शन, आपके पैसे बचेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने हिस्से के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, सिर्फ उतने हिस्से के लिए ही हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज होती है, बस ये करते हैं हम। तो इसमें लिख लो कर्टेलमेंट के लिए, तो कर्टेलमेंट क्या है, इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग the way of reducing the area of reinforcement, the area of reinforcement under the bending moment where bending moment is minimum or zero, minimum or zero for the purpose of achieving, for the purpose of achieving economic design। ये चीज होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कर्टेलमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा कि कर्टेलमेंट भी क्या है, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ फिर।